हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी इस कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की क्लास में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संघर्षकालीन भारत के बारे में, जो मतलब 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक का इतिहास है। उस इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों अपनी क्लास के अंदर। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यानी कि सबसे पहले मैं बात करूँगा कि भारत पर क्या किया, जो अरबों द्वारा यानी कि अरबों द्वारा जो किए गए आक्रमण हैं उनके बारे में सबसे पहले हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि भारत पर अरबों द्वारा किए गए आक्रमण, भारत पर अरबों द्वारा किए गए आक्रमण। तो ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है दोस्तों कि अरबों ने हमारे भारत पर आक्रमण किए थे, उनके बारे में दोस्तों इस जो पॉइंट है इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो अमर खलीफा के समय की बात है दोस्तों, 636 ईस्वी की बात करूँ मैं, तो अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों ने क्या किया, पहला समुद्री आक्रमण किया हमारे भारत पर। यानी कि अमर खलीफा के समय, अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में क्या किया, अरबों द्वारा भारत पर पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर किया गया। ठीक है ना दोस्तों। यानी कि अमर खलीफा के समय की बात है दोस्तों, 636 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें दोस्तों अरबों द्वारा हमारे भारत पर पहला समुद्री आक्रमण कहाँ पे किया दोस्तों, ठाणे पर किया। ठीक है ना। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों बात होती है कि जो ये आक्रमण तो कर दिया, लेकिन ये आक्रमण क्या हुआ दोस्तों, किताब जो फुतूह अल मुल्तान में उल्लेख किया गया है इस आक्रमण के बारे में कि ये आक्रमण क्या हो गया, असफल हो गया उनका। इस आक्रमण के दौरान क्या है, उन्होंने हमारे भारत पर विजय नहीं कर पाए वो लोग। तो ये आक्रमण था उनका, ये आक्रमण क्या रहा, असफल रहा। ये बात हमें किसके अनुसार पता चलती है, जो किताब फुतूह अल मुल्तान में, किताब फुतूह अल बुल्तान से हमें क्या मिलती है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये जो आक्रमण था, ये आक्रमण क्या हुआ, असफल हुआ। यानी कि अरब हमारे भारत पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। इस बात की जानकारी हमें ये जो है उल्लेख है, इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों, किताब फुतूह अल मुल्तान में क्या है, इस बात का उल्लेख किया गया है कि अरबों ने जो हमारे भारत पर पहला समुद्री आक्रमण किया था 636 ईस्वी में, जो क्या रहा, असफल रहा। यह आक्रमण ठाणे पर किया गया दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि जो यानी कि बड़वास यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, बड़ोच बोलते हैं। यानी कि बड़वास यानी बड़ोच, और जो सिंध की जो कौन सा डेबाल बंदरगाह है, सिंध का जो डेबाल बंदरगाह है पर अरबों ने क्या किया, आक्रमण किया। ये भी क्या रहा, उनका असफल रहा। यानी कि बड़वास, बड़ोच और जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत का जो कौन सा डेबाल बंदरगाह है। देखिए दोस्तों, बड़वास यानी कि बड़ोच बोलते हैं इसको, बड़ोच, तथा सिंध प्रांत का कौन सा, यानी कि बड़वास बड़ोच हो गया, तथा सिंध प्रांत का जो डेबाल बंदरगाह है, डेबाल बंदरगाह है पर उन्होंने क्या किया, अरबों ने आक्रमण किया दोस्तों, आक्रमण किया
जो क्या हुआ, असफल रहा, जो असफल रहा, यानी कि विजय प्राप्त नहीं कर पाए अरब हमारे भारत के ऊपर से। जो बड़वास बड़ोच और जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत का जो डेबाल बंदरगाह है, इस पर अरबों ने आक्रमण किया, लेकिन उनका आक्रमण असफल रहा, उन्होंने हमारे भारत पे विजय नहीं कर पाए अभी तक वो, ठीक है ना। अब दोस्तों बात आती है कि जो चचनामा में उल्लेख मिलता है किसका, कि जो ये युद्ध था, मतलब बड़वास बड़ोच जो सिंध प्रांत था, इनके ऊपर जो ये आक्रमण था, इस आक्रमण के दौरान क्या है दोस्तों, अरब सेना नायक जिसका क्या नाम दोस्तों, मुदाहिरा क्या हो गया, हार गया और मारा गया। यानी कि अरब का सेनापति था जिसका नाम था दोस्तों मुदाहिरा, अरब सेना नायक, अरब सेना नायक जिसका नाम था दोस्तों मुदाहिरा, इस युद्ध में हार गया और क्या हुआ, फिर मारा गया, वो इस युद्ध के अंदर हार गया, मारा गया। देखिए दोस्तों, जो इस बात की जानकारी है, इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है, चंचनामा से क्या है, इस बात की जानकारी मिलती है चचनामा से। चचनामा के अनुसार जो अरब सेना नायक जिसका नाम था दोस्तों मुदाहिरा, जो क्या है, इस युद्ध के अंदर बड़वास बड़ोच तथा सिंध प्रांत का जो डेबाल बंदरगाह पर जो आक्रमण किया था अरबों ने, उस आक्रमण के अंदर क्या है दोस्तों, अरब का जो सेना नायक था जिसका नाम था दोस्तों मुदाहिरा, जो क्या है, इस युद्ध में मारा गया दोस्तों, हार गया, मारा गया था वो, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, यानी कि कौन से युद्ध में, यानी कि किस युद्ध में जो अरब सेना नायक मुदाहिरा था वो मारा गया, तो बड़वास बड़ोच तथा सिंध प्रांत पर जो किया गया आक्रमण अरबों का, उस आक्रमण में क्या है दोस्तों, जो अरब सेना नायक था वो मारा गया था, ठीक है ना। अब दोस्तों बात आती है कि 712 ईस्वी के अंदर, यानी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध प्रांत के जो राजा थे जिसका नाम था दोस्तों दाहिर के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें क्या है दोस्तों, इसके बारे में जो बाबा कौन है, बाबा दुर्की ने लिखा है कि यह भयंकर युद्ध था, ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था दोस्तों। यानी कि देखिए दोस्तों, 712 ईस्वी की बात है, 712 ईस्वी के अंदर की मैं बात बता रहा हूं दोस्तों। तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक और जो सिंध प्रांत के जो राजा थे जिसका नाम था दोस्तों दाहिर, उन दोनों के मध्य क्या हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। देखिए दोस्तों, 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक व सिंध प्रांत के राजा जिसका क्या नाम था दोस्तों दाहिर, जिसका नाम था दाहिर, दोनों के मध्य भयंकर महाभयंकर युद्ध हुआ। तो इस युद्ध के बारे में दोस्तों बाबा दो दुर्के हैं, वो क्या बताते हैं, यानी कि ये ऐसा युद्ध था जो पहले ऐसा युद्ध कभी देखा ही नहीं। बाबा दुर्के ने क्या बताया दोस्तों इस युद्ध के बारे में, बाबा दुर्के ने बताया है या फिर लिखा है कि ऐसा युद्ध पहले कभी भी नहीं देखा, ये बहुत ही भयंकर युद्ध था दोस्तों। किन किन के मध्य, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक और जो सिंध प्रांत का जो राजा था दाहिर, इन दोनों के मध्य दोस्तों ये बहुत ही भयंकर युद्ध था, जो क्या है, बाबा दुर्की ने लिखा है इसके बारे में कि ये ऐसा युद्ध था जो पहले कभी देखा ही नहीं, इतना भयंकर युद्ध था ये। अब दोस्तों बात करूँगा मैं कि जो इस युद्ध में एक तीर किस पे लगा, हाथी पर सवार था, कौन था वो, राजा दाहिर। यानी कि जो ये राजा दाहिर था ना, ये राजा दाहिर था, हाथी के ऊपर सवार था दोस्तों। इसके सीने में क्या है दोस्तों, एक तीर लगा दोस्तों इसके सीने में, ठीक है ना, एक तीर लगा, जिससे क्या है दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। राजा दाहिर के सीने में क्या है, एक तीर लगा दोस्तों, जिससे क्या है राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। और इसके बाद दोस्तों राजकुमार जेसिया व सम्राज्ञी रानी बाई किले की क्या की रक्षा के लिए अडिग रहे, है ना।
तो देखिए दोस्तों, फिर से देख लो एक बार। जो सिंध प्रांत का राजा था जिसका नाम था दोस्तों दाहिर, इसके सीने में क्या लगा, एक तीर लगा। तीर लगने से क्या दोस्तों, राजा दाहिर की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद में दोस्तों जो मतलब सिंध प्रांत की जो कमान संभाली थी, सिंध प्रांत की जो राजगद्दी संभाली थी, वो किस किसने संभाली दोस्तों, राजकुमार जयसिंह ने, प्लस में जो साम्राज्ञी यानी कि रानी बाई थी, इन दोनों ने क्या किया, यानी कि जो सिंध प्रांत था इसकी जो बागडोर थी वो संभाली थी, राजगद्दी संभाली थी। कौन कौन, एक तो राजकुमार क्या नाम था दोस्तों, जयसिंह, राजकुमार जयसिंह व साम्राज्ञी रानी बाई, जयसिंह व साम्राज्ञी रानी बाई ने क्या किया दोस्तों, जो सिंध प्रांत की जो राजगद्दी थी उसको मतलब उसकी सुरक्षा के लिए इन दोनों, ये क्या रहे, दोनों के दोनों एडिग रहे, एक तो राजकुमार जयसिंह और एक साम्राज्ञी रानी बाई। ये दोनों के दोनों सिंध प्रांत था इसकी राजगद्दी को संभालने के लिए ये दोनों क्या एडिग रहे, अपने जो पैरों पे खड़े रहे ये दोनों, ठीक है ना। तो दोस्तों शायद मैंने आपको ये बताया है अभी तक की, जैसे देखिए फिर से देख लो एक बार, यानी कि संघर्षकालीन भारत यानी कि 1206 ईस्वी से लेकर के और 1757 ईस्वी तक के जो इतिहास है उस इतिहास के अंदर हम पढ़ रहे हैं। पहला जो टॉपिक हमारा वो कौन सा है, भारत पर अरबों द्वारा किए गए आक्रमण, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा क्या किया गया, यानी कि भारत पर पहला समुद्री आक्रमण किया गया। और कहाँ पे किया गया दोस्तों, ठाणे के ऊपर ये आक्रमण किया गया था दोस्तों। लेकिन ये आक्रमण क्या रहा, असफल रहा। इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है, किताब फुतूह अल बुल्दान से क्या है, इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि ये जो आक्रमण किया था अरबों ने, ये आक्रमण क्या रहा, उनका असफल रहा, ठीक है ना दोस्तों। फिर मैं बात करूँगा किसकी, कि बड़वास यानी बड़ोच तथा सिंध प्रांत का जो डिबाल बंदरगाह है, इस पर क्या किया दोस्तों, अरबों ने आक्रमण किया, जो भी क्या रहा, असफल रहा। ये बात हमें किसके बारे में पता चलता है, यानी कि चचनामा के अनुसार जो अरब सेना नायक था जिसका नाम था दोस्तों मुदायरा, जो क्या है इस युद्ध के अंदर मारा गया था दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि अरब सेना नायक था मुदायरा, जो क्या है इस युद्ध में मारा गया था दोस्तों। इस बात की जानकारी हमें ये देती है, चचनामा है, ये अभिलेख है, ये इसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। अब दोस्तों बात करूँगा मैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक व सिंध प्रांत के राजा जिसका नाम था दोस्तों दाहिर, इन दोनों के मध्य बहुत ही घमासान महाभयंकर युद्ध हुआ। जो ऐसा युद्ध था, यानी कि जो किसने बताया, ये जो बाबा दुर्के ने इसके बारे में लिखा है, बताया है कि ऐसा युद्ध पहले कभी सुना ही नहीं है ना, ऐसा युद्ध पहले कभी हुआ ही नहीं, कभी किसी के साथ लड़ा भी नहीं गया था, इतना महाभयंकर ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और दोस्तों इस युद्ध में क्या है, जो दाहिर था सिंध प्रांत का राजा, दाहिर के जो हाथी पे सवार था, ये दाहिर था, हाथी पे सवार था, तो दोस्तों इसके सीने में क्या लग गया, एक तीर लग गया। तीर लगने से क्या दोस्तों, इसकी मृत्यु हो गई। फिर दोस्तों बात करूंगा मैं कि जो सिंध प्रांत की जो राजगद्दी थी उसको बचाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित बचाए रखने के लिए क्या है दोस्तों, एक तो कौन, जो राजकुमार जयसिंह, और दूसरा कौन था दोस्तों, जो साम्राज्ञी रानी बाई, ये दोनों क्या रहे, अपने पैरों पे खड़े रहे, एडिग रही ये दोनों अपने पैरों पे। तो शायद आपको ये मैंने अभी तक पढ़ाया है, हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है आज सामाजिक विज्ञान का। तो अभी तक शायद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, और जो वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के पास में। तो प्लीज़ मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे, यही मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, यानी कि दो महमूद गजनवी को कश्मीर कि जो शाही राजा जयपाल व आनंदपाल से क्या करना पड़ा, बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा। किसको, जो महमूद गजनवी है, ठीक है ना, उसको कश्मीर के जो शाही राजा महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही राजा कौन कौन थे वो, एक तो था मतलब जयपाल और दूसरा कौन था दोस्तों, आनंदपाल। यानी कि जयपाल व आनंदपाल के साथ बहुत ही बड़ा संघर्ष करना पड़ा। आनंदपाल के साथ क्या करना पड़ा, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा दोस्तों, लड़ाई लड़नी पड़ी,
करना पड़ा। ठीक है ना, यानी कि महमूद गजनवी को कश्मीर की जो शाही राजा थे, एक का तो नाम था दोस्तों जयपाल और दूसरे का नाम था दोस्तों आनंदपाल, इन दोनों के साथ दोस्तों क्या है, जो महमूद गजनवी था उनको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है ना, और मोहम्मद गोरी को क्या हुआ, फिर मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से क्या होना पड़ा, फिर हारना पड़ा। मोहम्मद गोरी को, जो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से क्या होना पड़ा, हारना पड़ा फिर। ठीक है ना, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से हारना पड़ा। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि जो महमूद गजनवी को क्या होना पड़ा, कश्मीर के जो शाही राजा थे जिसका नाम था दोस्तों जयपाल और दूसरे का नाम है आनंदपाल, इन दोनों के साथ दोस्तों क्या है, उनको बहुत ही बड़ा संघर्ष करना पड़ा, है ना, कठोर संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों बात बताऊंगा मैं कि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से क्या होना पड़ा, हारना पड़ा, हार स्वीकार करनी पड़ी। तो शायद ये दोनों बातें आपको ध्यान में रख ली होगी। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों बात करूंगा मैं कि जो 1206 ईस्वी तक भारत के में क्या है, मुस्लिम जो राज्य की शुरुआत हो गई थी। 1206 ईस्वी तक क्या है, 1206 ईस्वी तक हमारे देश में मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हमारे भारत में मुस्लिम राज्य की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 1206 ईस्वी तक क्या है, हमारे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की या फिर मुस्लिम राज्य की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है ना दोस्तों, अब दोस्तों में जो यानी कि वंश चलेगा इस संघर्षकालीन भारत के अंदर, तो जो पहला वंश है वो पहला वंश कौन सा होगा दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लो कि मैंने अभी बताया आपको, मोहम्मद गजनवी को कश्मीर के शाही जयपाल व आनंदपाल के साथ संघर्ष करना पड़ा। ठीक है ना, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान से हारना पड़ा और 1206 ईस्वी में हमारे देश में मुस्लिम राज्य की स्थापना या फिर शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है ना दोस्तों, 1206 ईस्वी तक हमारे देश में मुस्लिम जो राज्य था उसकी शुरुआत हो गई थी हमारे देश के अंदर। ठीक है ना, क्वेश्चन आए कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जो शुरुआत है वो कब तक हो चुकी थी, कब हो गई थी, तो 1206 ईस्वी तक हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत है वो हो गई थी। ठीक है ना दोस्तों, अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो वंश की शुरुआत होती है इस 1206 ईस्वी के बाद के जो इतिहास में, तो वो वंश पहला कौन सा होगा दोस्तों, जिसको यामिनी वंश बोलते हैं, इल्बरी वंश बोलते हैं दोस्तों, और उसको गुलाम वंश भी कहते हैं। यानी कि यामिनी पहला वंश पढ़ रहा हूँ मैं दोस्तों, पहला वंश है यामिनी, इल्बरी और गुलाम वंश। ठीक है ना दोस्तों, यामिनी, इल्बरी व गुलाम वंश, यानी कि इसका एक ही नाम है, या तो यामिनी या इल्बरी या फिर गुलाम वंश, सेम ही नाम है दोस्तों इनके। ये देख लो, या तो इसको यामिनी वंश बोलोगे या इल्बरी वंश बोलोगे या फिर इसको गुलाम वंश बोलोगे। तो इस गुलाम वंश के अंदर दोस्तों मैं राजाओं की बात करूं, प्रमुख राजाओं की बात करूं, तो सबसे पहले राजा आता है कौन सा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक राजा था उसका मैं बात करूंगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दोस्तों जो गुलाम वंश था इसका राजा हुआ था। तो इसने क्या किया दोस्तों अपने साम्राज्य के अंदर, देखिए दोस्तों कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्य आरोहण है वो 1206 ईस्वी में किया गया। इसका जो राज्य आरोहण है ना, यानी कि राजगद्दी संभाली थी इसने गुलाम वंश की, वो कब संभाली, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों, इसका राज्यारोहण हुआ। ठीक है ना, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य आरोहण कब हुआ, 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य आरोहण हुआ। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था, वो किसको बनाया था दोस्तों, राजधानी लाहौर को
लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और हसन निजामी को इसने क्या रखा, इसके दरबार में संरक्षण दिया गया। यानी कि जो हसन निजामी था, हसन निजामी को क्या किया गया, इसके दरबार में संरक्षण दिया गया दोस्तों, सुरक्षा प्रदान की गई। किसको? हसन निजामी को। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में क्या है, इसको सुरक्षा दी गई, संरक्षण दिया गया। कुतुब मीनार की जो पहली जो मंजिल है वो इसके द्वारा बनाई गई दोस्तों, ठीक है ना। और ये जो शेष भाग था वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ठीक है ना। कुतुब मीनार की पहली मंजिल, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई। और इसका शेष भाग यानी कि इस मीनार का शेष भाग था वो किसने पूरा किया दोस्तों? इल्तुतमिश ने क्या किया दोस्तों? उस मीनार का शेष भाग था पूरा किया, ठीक है ना। कुतुब मीनार की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, तो कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी, कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसने बनवाई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई पहली मंजिल। और जो उस मंजिल का जो शेष भाग था वो किसने पूरा किया? शेष भाग पूरा किया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ठीक है ना। शेष भाग जो इल्तुतमिश था उसने क्या किया? पूरा किया। कुतुब मीनार का जो निर्माण की अगर मैं बात करूं तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या है, इसका निर्माण वो किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण क्यों किया? कुतुब मीनार का निर्माण इसलिए किया, किसकी याद में किया दोस्तों? कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कि ख्वाजा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। क्वेश्चन आए, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया है? तो कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों सूफी संत था जिसका नाम था दोस्तों ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इस बख्तियार काकी की याद में क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों सन 1210 में क्या है, जो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। 1210 ईस्वी में देखिए दोस्तों, 1210 ईस्वी में ऐबक द्वारा यानी कि घोड़े पर पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में घोड़े पर पोलो खेलते हुए नीचे गिरने के कारण ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मारा गया, है ना। ऐबक की मृत्यु हो गई। ये लो आपका ऐबक है। तो दोस्तों देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? 1206 ईस्वी में इसका राज्यारोहण किया गया, गुलाम वंश की राजगद्दी संभाली थी इसने। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी, वो कौन थी दोस्तों? लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। और इसने अपने दरबार में संरक्षण दिया था, किसको? हसन निजामी को इसने अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों, सुरक्षा दी थी इसको। और कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल है, वो किसके द्वारा बनाई गई है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा पहली मंजिल का निर्माण किया गया है। और इस मीनार का जो शेष भाग है, शेष पार्ट है, वो किसके द्वारा निर्मित किया गया है दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा क्या है, इस मीनार का शेष भाग है वो निर्मित किया गया है। अब दोस्तों बात करूंगा मैं कि जो ये कुतुब मीनार है ये किसकी याद में बनाई गई है दोस्तों? किसकी याद को मतलब ताज़ा करने के लिए क्या है, इस मीनार का निर्माण किया गया है? तो उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों, सूफी संत था वो, जिसका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में क्या है, जो ये कुतुब मीनार है इसका निर्माण किया गया है। और इसके बाद दोस्तों बात करूँगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये 1210 ईस्वी की बात है दोस्तों। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा था, घोड़े पर पोलो खेल रहा था दोस्तों। घोड़े पे क्या कर रहा था, ये पोलो खेल रहा था। तो पोलो खेलते हुए दोस्तों ये घोड़े से नीचे गिर गया, और गिरने से क्या दोस्तों, इसकी मृत्यु हो गई। नीचे गिरने से क्या है, इसकी मृत्यु हो गई थी। 1210 के अंदर क्या है दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो परलोक से धार गया, स्वर्ग को प्राप्त हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो शायद आपको ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मैंने साम्राज्य बताया, शासनकाल बताया, याद हो गया होगा दोस्तों। 1206 ईस्वी में इसने क्या किया था दोस्तों, गुलाम वंश की राजगद्दी संभाली थी। और 1210 ईस्वी के यानी कि क्या है दोस्तों, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया था दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूँगा किसकी, इल्तुतमिश की। इसका जो साम्राज्य था, इसका जो शासनकाल चला था वो 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक चला था। तो चलिए दोस्तों इल्तुतमिश की तरफ चलते हैं हम। गुलाम वंश का अगला राजा इल्तुतमिश के लिए हम बात करते हैं। तो इसका जो कार्यकाल था वो 1210 से लेकर के और 1236 ईस्वी तक क्या है, इसका कार्यकाल माना जाता है दोस्तों। तो चलिए इल्तुतमिश की तरफ है, यानी देखिए दोस्तों दूसरा राजा गुलाम वंश का इल्तुतमिश, इसका शासन था वो 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है ना। इल्तुतमिश का जो शासन था वो 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक माना जाता है। तो दोस्तों यह कौन था, ऐबक का दामाद भी था और उसका उत्तराधिकारी था। यानी कि इल्तुतमिश ऐबक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उसका उत्तराधिकारी था। दामाद व उसका क्या था, ये उत्तराधिकारी था। ठीक है ना। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है ना। तो इल्तुतमिश कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसका क्या था, उत्तराधिकारी था। और यह मुस्लिम साम्राज्य का क्या था दोस्तों, वास्तविक संगठन करता था। ठीक है ना। जो इल्तुतमिश था ये मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता था। ठीक है ना। जो इल्तुतमिश था ये मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता था दोस्तों। 1226 ईस्वी के अंदर की मैं बात करूं दोस्तों, तो 1226 ईस्वी में इसने क्या किया, इसने रणथंभौर को जीत लिया था। जो रणथंभौर दुर्ग था इसको क्या किया इसने 1226 ईस्वी में क्या किया, रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है ना। 1226 ईस्वी में जो इल्तुतमिश था इसने विजय प्राप्त कर ली थी दोस्तों। फिर दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो इल्तुतमिश था इसने क्या किया, 1225 यानी कि 1223 ईस्वी की मैं बात करूँ तो इसने क्या किया, मालवा में जो भिल्ला का दुर्ग है इसको जीत लिया था। ठीक है ना। 1223 ईस्वी में, यानी कि 1223 ईस्वी में इसने क्या किया, मालवा में भिल्ला के दुर्ग को जीत लिया। ठीक है ना। 1223 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा में जो भिल्ला का दुर्ग था इसको जीत लिया था दोस्तों। फिर दोस्तों बात करूँगा मैं कि जो इसको जीतने के बाद में इसने क्या किया, ग्वालियर व जालोर है इस पर भी अपना अधिकार जमा लिया था दोस्तों। ठीक है ना। यानी कि इसको तो जीत लिया था भिल्ला के दुर्ग को। इसके बाद दोस्तों ने क्या किया, जो ग्वालियर, ठीक है ना, यानी कि मालवा में जो भिल्ला के दुर्ग है इसको इसने कब जीता, 1223 ईस्वी के अंदर इसने इसको जीत लिया था दोस्तों। फिर जो इसने क्या किया लास्ट के अंदर, ग्वालियर और जो कौन सा है, जालोर, ग्वालियर और जो जालोर है इसको भी क्या कर लिया, इसने जीत लिया था। जालोर पर अपना अधिकार
कर लिया था। ठीक है ना। तो ये दोस्तों कौन था? इल्तुतमिश था। 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इसका शासन चला था दोस्तों। और इसने क्या किया, यानी कि ऐबक का जो दामाद था ये और उसका उत्तराधिकारी भी था, ये मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठन करता था दोस्तों। 1226 ईस्वी में इसने क्या किया, रणथंभौर को जीत लिया था, इसके ऊपर जीत प्राप्त कर ली थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, जो मालवा में कौन सा दुर्ग है, भिला के दुर्ग है, इसको भी इसने जीता था दोस्तों। और फिर दोस्तों ग्वालियर और जो जालोर है इस पर भी इसने अपना अधिकार जमा लिया था दोस्तों। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इल्तुतमिश। अब दोस्तों बात करूँगा मैं रजिया सुल्तान की, यानी कि रजिया सुल्तान कौन थी। चलिए दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो राजा था गुलाम वंश का, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में देखिए दोस्तों। रजिया सुल्तान, तो दोस्तों रजिया सुल्तान की अगर मैं बात करूं तो रजिया सुल्तान तो इल्तुतमिश था, इसकी मृत्यु के बाद में जो गुलाम वंश की राजगद्दी संभाली थी वो किसने संभाली थी दोस्तों, रजिया सुल्तान ने ही संभाली थी। ठीक है ना। रुकनुद्दीन यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद जो मतलब जो इल्तुतमिश था ना उसकी बाद में राजा हुआ था दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद की बात आ रही है दोस्तों। यानी कि जो रुकनुद्दीन है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री जिसका नाम था दोस्तों कौन, रजिया सुल्तान, क्या बनी, अपनी जो गुलाम वंश की राजा बनी, साम्राज्ञी बनी। ये के बाद इल्तुतमिश की पुत्री जिसका नाम था दोस्तों रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या बनी, गुलाम वंश की राजा बनी, राजगद्दी संभाली इसने। इसके बाद दोस्तों बात करूँगा मैं कि रजिया ने पर्दा प्रथा का क्या किया, विरोध किया और पुरुषों की तरह इसने क्या किया, फिर अपना जो जीवन था वो पुरुषों की तरह बिताया इसने। पुरुषों की तरह कैसे बिताया इसने, देखिए दोस्तों, यानी कि पर्दा प्रथा को इसने त्याग दिया था। ठीक है ना। और पुरुषों की भांति ये रहने लगी और पुरुषों की तरह इसने मतलब अपने आप को कैसे चेंज किया, देखिए दोस्तों कि इसने क्या किया, कुबार यानी कि कुबार को बोलते हैं कोट बोलते हैं, और ये कुला है जिसको टोपी बोलते हैं, यानी कि कुबार क्या हो गया, कोट हो गया, और जो कुला है जिसको टोपी बोलते हैं पहनने लगी ये पुरुषों की तरह है। कुबार जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कोट बोलते हैं, और ये कुला है जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टोपी बोलते हैं। ठीक है ना। कुबार कोट कुला है टोपी पहनने लगी पुरुषों की तरह है। ठीक है ना। तो ये मतलब जैसे लड़का होता है, जैसे पुरुष होता है, उसी के हिसाब से क्या है इसने अपने जीवन काल को डाल लिया था दोस्तों। ठीक है ना। तो पुरुषों की तरह इसने क्या किया, कोट पहनना शुरू कर दिया जिसको बोलते हैं कुबार, और क्या किया दोस्तों, इसने टोपी पहननी शुरू कर दी जिसको बोलते हैं क्या, कुलाहा बोलते थे उसमें। ठीक है ना। और रजिया ने क्या किया, मलिक जमालुद्दीन याकूती जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो कहाँ का रहने वाला था, अबिसिनिया का क्या था, ये निवासी था। कौन था दोस्तों ये, यानी कि जो मलिक जमालुद्दीन याकूती जो अबिसिनिया का रहने वाला था को असफ साला का क्या किया, इसने अपना प्रधान नियुक्त कर दिया था। किसको, जो मलिक जमालुद्दीन याकूत था, मलिक जमालुद्दीन याकूत। देखिए दोस्तों, मलिक जमालुद्दीन याकूती जो कहाँ का रहने वाला था दोस्तों, अबिसिनिया का रहने वाला था ये। इसको क्या कर दिया था दोस्तों, इसने अपनी असफ साला का प्रधान नियुक्त कर दिया था। किसको, मलिक जमालुद्दीन याकूत को। ठीक है ना। फिर दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो
मतलब इसने ये नियुक्त को तो कर दिया था किसको, मलिक जमालुद्दीन याकुत को। लेकिन इससे क्या हुआ दोस्तों, जो तुर्क और जो अमीर तुर्क लोग थे ना वो इससे नाराज़ हो गए, ठीक है ना। मलिक जमालुद्दीन को यानी कि अपनी जो असफ साला का प्रधान नियुक्त करने की वजह से तुर्क अमीर थे ना, तुर्क अमीर क्या हो गए, नाराज़ हो गए। तुर्क अमीर रजिया से क्या हो गए, नाराज़ हो गए, ठीक है ना। नाराज़ होने के बाद में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, यानी कि जो सरहिंद शासन के विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया गया, जो एक अभियान चलाया गया था दोस्तों। और उस अभियान में क्या दोस्तों, जो ये जमालुद्दीन था, जो असफ साला का प्रधान बनाया गया था, इसको ये क्या हो गया, मारा गया था दोस्तों। इसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों, किसके अभियान में, जो सरहिंद शासन के विद्रोह को दबाने के लिए, सरहिंद शासन को दबाने के लिए, शासन के विद्रोह को दबाने के अभियान में क्या हुआ दोस्तों, जो जमालुद्दीन था ना, जमालुद्दीन जो असफ साला का प्रधान था, जमालुद्दीन की हत्या कर दी, ठीक है ना। इसकी हत्या कर दी। फिर दोस्तों बात करूँगा मैं कि जो इसकी तो हत्या कर दी, हत्या करने के बाद दोस्तों बात आती है किसकी, कि जो रजिया ने क्या किया, फिर रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली थी दोस्तों। इसकी तो हत्या होगी। हत्या करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, रजिया ने शादी कर ली थी अपनी किसके साथ में, अल्तुनिया के साथ में। इल्तुनिया के साथ क्या कर ली, अपनी शादी कर ली थी दोस्तों, ठीक है ना, शादी कर ली। लेकिन दोस्तों वो कौन थे नाराज, मुस्लिम वर्ग के लोग थे, वो उससे नाराज थे। नाराज होने के बाद में क्या हुआ दोस्तों, जो 1240 ईस्वी की बात है दोस्तों, 1240 ईस्वी में रजिया को और जो ये है मतलब इल्तुनिया है, इन दोनों को मार दिया था दोस्तों। किसने, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे उन्होंने, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों 1240 में क्या हुआ, 1240 में रजिया व इल्तुनिया को मार दिया। तो दोस्तों ये आपका रजिया सुल्तान है, इसका कार्यकाल था दोस्तों, शासनकाल था। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या करने के बाद दोस्तों, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी ये, ठीक है ना, जो गुलाम की राजगद्दी पे बैठी है, और इसने क्या किया, पर्दा प्रथा को त्याग करके और पुरुषों की भांति रहने लगी, और पुरुषों की तरह कोट और जो कुला है, यानी कि क्या बोलते हैं, कुबार और जो कुला है जिसको कोट टोपी बोलते हैं, ये पहनने लगी। और मलिक जमालुद्दीन याकुत को, जो अबिसिनिया का रहने वाला था, इसने क्या किया, अपनी असफ साला का प्रधान बना दिया, जिससे क्या दोस्तों, जो तुर्क अमीर थे वो इससे रजिया सुल्तान से नाराज़ हो गए। फिर क्या किया दोस्तों, यानी कि सरहिंद शासन की विद्रोह को दबाने के लिए एक अभियान चलाया गया था दोस्तों। उस अभियान में जमालुद्दीन था, इसकी हत्या कर दी गई। फिर दोस्तों बात करूँ मैं कि रजिया ने क्या कर ली, अपनी शादी कर ली इल्तुनिया से, जिससे क्या दोस्तों, जो ये मतलब जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो नाराज़ हो गए। और 1240 में क्या है दोस्तों, रजिया व इल्तुनिया को मार दिया गया दोस्तों, इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 1240 में से लेकर के 1242 ईस्वी तक बहराम शाह ने क्या की, जो गुलाम की राजगद्दी संभाली, यानी कि 1240 से लेकर के 1242 तक, 1240 से 1242 तक गुलाम की राजगद्दी किसने संभाली, बहराम शाह ने क्या किया, इसकी राजगद्दी संभाली थी। तो दोस्तों बहराम शाह ने गुलाम की राजगद्दी संभाली थी 1240 से लेकर के 1242 तक, ठीक है ना। फिर दोस्तों बहराम शाह के बाद 1242 से लेकर के 1246 ईस्वी तक मसूद शाह ने क्या किया, गुलाम की राजगद्दी संभाली, यानी कि 1242 से लेकर के 1246 तक क्या किया, मसूद शाह ने क्या किया, गुलाम की राजगद्दी संभाली। इसने संभालने के बाद दोस्तों क्या हुआ, फिर जो 1246 से लेकर के 1264 ईस्वी तक जो नसीरुद्दीन ने क्या किया, गुलाम की राजगद्दी संभाली। और ये सभी राजा क्या थे, अयोग्य थे। जो क्या हुआ, इनका शासन था वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, यानी कि 1246 से लेकर के 1264 तक नसीरुद्दीन ने क्या किया, गुलाम की राजगद्दी संभाली। 1246 से लेकर के 1264 तक किसने संभाली इसकी राजगद्दी, नसीरुद्दीन ने क्या किया, गुलाम की राजगद्दी संभाली। जो ये सभी राजा थे ये क्या थे दोस्तों, अयोग्य राजा थे ये सभी,
कौन से राजा थे? ये अयोग्य राजा थे, जिससे क्या है इनका जो शासनकाल था वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया दोस्तों। और अब दोस्तों आगे बात आती है किसकी? बलबन की। तो बलबन के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं दोस्तों। आपके लिए जो कल की क्लास है उसके लिए मैं हाजिर हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे। ठीक है ना।